जय हिंद दोस्तों। हो गया? ठीक है। कल हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति में कहाँ पे छोड़ा था मैंने टॉपिक को? कल हमने भिन्न पे छोड़ा था क्या? और कल मैंने भिन्न के दो प्रकार बताए थे। भिन्न कौन सी होती हैं बताओ? एक तो होती है उचित भिन्न, और एक होती है कौन सी? अनुचित भिन्न। अब मुझे बताओ, उचित भिन्न में हर बड़ा या अंश बड़ा? तो मैंने आपको ऐसे बताया था क्या कि सही तरीका क्या है किसी भी भिन्न को लिखने का। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो 100 अंक का पेपर है, 100 अंक के पेपर में आपने कितने अंक लाए बताओ? 80। तो प्रॉपर तरीका ये है 80 बटे में 100 ना। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना 100 बटे में 80, तो ये बन जाएगी अनुचित भिन्न। ठीक है। और अगर सही तरीके से लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है। तो और इसमें कौन बड़ा होगा बताओ? हर बड़ा है या अंश बड़ा है? तो इसमें हर जो है वो अंश से क्या होता है? अंश से बड़ा होता है। और यहाँ पर जो होता है वो अंश किससे बड़ा होता है? हर से बड़ा होता है। यहाँ तक की बातें हमने कल कर ली थी क्या? उचित और अनुचित कर लिया था। ठीक है। अब यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। लिखो भिन्नों में कंपैरिजन, यानी भिन्नों में कंपैरिजन करेंगे, भिन्नों में तुलना करेंगे। ठीक है। भिन्नों में कंपैरिजन या फिर लिख लो तुलना। कैसे करेंगे? हम ये पता लगाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो सबसे पहले आपको और क्लियरिटी से मैं बताता चलूं। पहला तरीका तो क्या है, कुछ सवाल तो फिक्स ही रहते हैं, जैसे यदि हर समान है, यदि हर समान है, यदि हर समान है तो देखना मैं एक भिन्न लिखता हूं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने लिखा 8 बटे में 15, 17 बटा 15, 23 बटा 15, 27 बटा 15। ठीक है। बताओ इनमें बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? देखो सीधी सी बात, पहला बड़ी 8 बटा 15 है क्या? बटा 15 एक्चुअली क्या है, मेरी बात समझना। जैसे एक समझो कि जैसे आपके पास 8 बीघा खेत है। आपके पास कितना खेत है? और वो 15 लोगों के बीच में बांटना है, तो कम कम हिस्से में आएगा। किसी के पास 17 बीघा खेत है, वो 15 में बांटना है, तो क्या आएगा? थोड़ा ज़्यादा आएगा। किसी के पास 23 बीघा खेत है, भाग देने का मतलब है उसको बराबर भाग 15 भागों में बांटना। तो 8 को 15 भागों में बांटोगे तो वो बहुत कम मान हो जाएगा। फिर 17 को 15 भागों में बांटोगे तो क्या आ जाएगा? उससे अधिक होगा। 23 को 15 भागों में बांटोगे तो वो उससे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा किसको होगा बताओ? जिसमें 27 है, 27 को 15 भागों में बांटोगे ना, मतलब 27 चॉकलेट मान लो इनको, 27 चॉकलेट को 15 लोगों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, जो भी मिलेगी। तो इसका मतलब जब भी हर समान है आपको ऐसे दिख जाए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो आप ऐसे लिखोगे यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न होगी, तथा जिसका अंश छोटा वो छोटी। समझ गए? तो जब भी आपको भिन्नों के हर समान दिख जाएं, अगर हर समान दिख जाएं तो जो बड़ी दिख रही है ऊपर, अंश जिसका बड़ा दिख रहा है वो बड़ी है और जिसका अंश छोटा दिख रहा है वो क्या है? अब देखना सेकंड कंडीशन क्या बनती है।
यदि अंश समान है, यदि अंश समान है तब देखना भिन्नों के अंश समान है। जैसे मैं देखता हूं, मैंने लिखा 8 बटे में 7, 8 बटे में 9, 8 बटे में 15, 8 बटे में 25। आप मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? आप देखोगे सबके अंश तो समान है सर, सबके अंश क्या है? समान है, हर अलग अलग है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, सबसे बड़ी कौन सी आएगी बताओ? देखो 8 में 7 का भाग लगाओगे और एक 8 में 9 का भाग लगाओगे, 9 का भाग लगाओगे तो कम बनेगा, फिर 8 में 15 का भाग लगा दोगे तो उससे भी कम आएगा क्या, और 8 में 25 का भाग लगाओगे तो उससे भी कम आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी हो गई बताओ? 8/7 सबसे बड़ी है। यानी अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा है, जिसका हर छोटा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी, और जिसका हर बड़ा है वो क्या हो जाएगी? छोटी। ठीक है, तो लिखो। टेढ़े जा रहे हैं, एक बार करते हैं, सीधे करते हैं इनको। ओके 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 जिसका हर बड़ा वह छोटी होगी, वह छोटी भिन्न होगी, तथा जिसका हर छोटा वह बड़ी भिन्न होगी। हाँ भाई, अब ठीक है। अच्छा, ये तो तब है जब आपने देख लिया कि अंश समान है या हर समान है। आपने देखा कि हर समान है, तब तो आप क्या कर दोगे? जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका अंश छोटा है। अगर अंश समान है तो आपने देखा जो बड़ी संख्या से भाग लगाओगे तो छोटा मान आएगा, और छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो बड़ा मान आएगा। इसका मतलब इसका मान क्या होगा? बड़ा। छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो क्या आएगा? मान बड़ा। और बड़ी संख्या से मान लगाओगे तो क्या आएगा? छोटा। ऐसे करके पहचान लिया है, ठीक है। अगर दोनों ही समान नहीं हो तो क्या करेंगे? फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? ये दो कंडीशन तो तब है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा फिर अरेंज करने में कि संख्याओं को आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ। आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा ये बड़ी है ये छोटी है। लेकिन मान लो संख्याएं ऐसे दे रखी हैं आपको, तीसरे टाइप में ऐसे दे रखा है, ना अंश समान है ना हर समान है, ठीक है। ना अंश समान है ना हर समान है। ना अंश समान है ना हर समान है। जैसे आपको दे दिया 2/5, 7/5, 8, 7/4 लिखो, 8/5, 9/7। अब इनमें बड़ी और छोटी भिन्न बताओ। एग्जाम्पल दिया है मैंने, 2/5, 7/4, 8/5, 9/7 में बड़ी भिन्न ज्ञात करो। क्या करोगे? देखो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि आप इन दोनों में तो पता लगा सकते हो। सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, मेरी बात समझना। आप इन दोनों का पता लगाओ, 2/5 और 8/5 में कौन सी बड़ी है बताओ? समझना मेरी बात, मैं 2/5 और 8/5 की बात कर रहा हूं, कौन सी बड़ी है? तो आप बोलोगे सर 2/5 और 8/5 में हर समान है। हर समान है क्या? तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है और जिसका अंश छोटा है वो छोटी है, क्योंकि 8 में 5 से भाग लगाओगे तो बड़ा मान आएगा, ठीक है। तो ये वाली तो सबसे बड़ी हो नहीं सकती, तो आप इसको कट कर दोगे ऐसे। जैसे मान लो इसको तो संख्या को तो मैं यहीं लिखने देता हूँ, और आपके ऑप्शन दिए होंगे ऐसे करके। ए ऑप्शन में दे रखा है 2/5, बी ऑप्शन में दे रखा है कितना? 7/4, सी में दे रखा है कितना? 8/5, और डी में दे रखा है 9/7, है ना? ओके, कोशिश करेंगे। ओके,
लिखा हुआ है ना। आपने पहले 2/5 और 8/5 को देखा, तो बड़ी कौन सी है बताओ? तो 2/5 तो बड़ी हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन कट हो गया क्या? आपको ऑप्शन से ही करना है। फिर दूसरा, अब 8/5 और 7/4 में कैसे देखेंगे बताओ? तो इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को देखना भाई, है ना, इन दोनों को देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, बस जुड़ना करो। 7 का गुणा 5 से करोगे कितना आ गया? 4 का गुणा 8 से करोगे तो कितना आ गया? 8 चौके 32। बताओ 35 बड़ा या 32 बड़ा? 35 बड़ा है। इसका मतलब जो 8/5 है ना, ये छोटा होगा, बड़ा कौन निकलेगा बताओ? 7/4। तो 8/5 वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन बचे बताओ? एक तो बचा 7/4 और एक बचा कौन सा? 9/7। आप इन दोनों का कंपेरिजन ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। 7 का गुणा 7 से करोगे 49 आएगा, 9 का गुणा करोगे 4 से 36 आएगा। इसका मतलब ये 36 छोटा है क्या? इसका मतलब 9/7 भी बड़ा नहीं हो सकता, तो 9/7 भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। आपके समझ में आया क्या? आ गया? आया या नहीं आया? आ गया? एक बार एक और एग्जाम्पल करा दूंगा, इसको लिख लो आप जल्दी से ना। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, फिर आप अगले वाला आप करोगे। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, इसको लिखते रहो आप। आपको दिया गया है 9/7, 23/26, 28/12, 23/45 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करूं। आजकल और किसी का तो पता नहीं यार, लेकिन एक बात तो है ना, जो चाय का बिजनेस है ना, चाय का बिजनेस, वो वास्तव में कितना फैला हुआ है। अभी मैं देख रहा था, कोई यूट्यूब पे देखा, बेवफा चाय वाला, मतलब क्या, और 4 सुट्टे यारों के साथ ऐसे करके फिर चाय की थड़ी खोल दी। और चाय की थड़ियाँ जहाँ पर भी चल रही हैं, पता नहीं ये देश क्या बर्बादी करके रहेंगे चाय पिला पिला के। हाँ, नहीं, वो लोग कमा रहे हैं यार इसमें खूब। खत चलता ही रहेगा ना। अब इधर देखो बेटा, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हें एक गिलास धोएगा और एक वो करेगा पढ़ाई। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले इन दोनों में बताओ कौन सी बड़ी है। पहले तो जिनका अंश समान है उनको देख लो पहले तो। आप मुझे बताओ 23/45 और 23/26 में कौन सी बड़ी है बताओ? 23/26, क्योंकि देखो 45 यानी बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो छोटी संख्या, छोटा मान प्राप्त होगा क्या? तो ये बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब अब अपने पास ऑप्शन बचे कौन कौन से बताओ? 9/7, 23/26 और 12/28। अब आप ध्यान से देखोगे 28/12 है ना, देखो ये मान भी 1 से कम है क्या? 9/7 1 से कम है क्या? कैसे? 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आता? जैसे 9/7 है, 7 दूनी 14 होता है क्या? तो ये तो 9 ही है, इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा क्या? वैसे ये 23/26 है, इसमें भी कितना आ रहा होगा बताओ? 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा क्या? क्योंकि पॉइंट से, हाँ इससे भी कम, 0.0 कुछ करके आ रहा हुआ, ठीक है, 0.98 करके। अब ये बताओ, ये 28/12 कितना आ रहा है? 12 दूने 24, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? तो आपको जो तरीका बेटर लगे उस तरीके से आप टिक कर देना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है।
मिटा दूं? हाँ मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ, उन्होंने तो प्लान भी बना लिया कि एक बर्तन धुलेगा। ये देखो अगला वाला सवाल देखो, एक मार्कर कहाँ है? अब हम पढ़ते हैं, देखो भिन्न के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो लिखो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं लिखो और इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। बताओ इसके नाम से क्या बोध हो रहा है? अभाज्य संख्या कौन सी वाली होंगी बताओ? क्लियरली बात तो यह है कि इन संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाता है। ठीक है, यानी या तो एक का जाएगा या खुद का भाग जाएगा, इसके अलावा कोई भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ? ऐसी संख्या जो या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो या तो किसका भाग जाता हो, जिनमें खुद का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। या दूसरे तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ बताएं? दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो। जैसे मान लो आप कोई भी अभाज्य संख्या लोगे, उसके जो फैक्टर है ना, उसके जो गुणनखंड है वो दो से ज़्यादा नहीं आएंगे। आप फैक्टर करोगे तो दो से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो यहीं की यहीं आप ये लिखोगे, ऐसी संख्याएं जो या तो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्या या तो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, या फिर ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने लिया दो लिया तो दो के फैक्टर करोगे। जैसे दो फैक्टर कैसे होते हैं बताओ? किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं बताओ? उस संख्या के फैक्टर या गुणनखंड क्या होते हैं? यानी इस संख्या को कौन कौन सी संख्या से भाग लग सकता है? तो बताओ इस संख्या में कौन कौन सी संख्या से भाग जा सकता है? एक और। ठीक है, जैसे आप एक काम करो, आप करो तीन के फैक्टर, तो आप कहोगे सर तीन में एक तो एक से जाएगा और कितने से जाएगा? तीन से जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगे पाँच लिया तो अब अगर आप चार ले लेते हो, एक बार चार लो। ठीक है, चार लो तो चार में तो एक से जाता है, फिर दो से जाता है और फिर कितने से जाता है? चार से। इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के केवल कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे। तो ये चार है ना, वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आपने लिया पाँच के ही फैक्टर कितने हो जाएंगे? पाँच और एक। आप यहाँ तक की बातें लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। नहीं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? दो से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्योंकि आपने बोला जीरो नहीं आएगा क्या? देखो जीरो क्या होता है? अगर जीरो में भाई जीरो के फैक्टर क्या होंगे? एक तो एक का तो सब में जाता है, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। अगर आपने जीरो में अगर मान लो जीरो का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और वैसे भी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो किसका वर्गीकरण होती हैं? प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण होती हैं। इनमें ना तो जीरो शामिल है और ना नेगेटिव नंबर शामिल है। मेरी बात समझना, जो अभाज्य और भाज्य संख्या वो किसका वर्गीकरण है? प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण है, जो एक से लेकर के कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। भाई एक दो तीन चार पाँच, तो प्राकृत संख्याओं का जब ये वर्गीकरण है तो इसमें जीरो तो शामिल है ही नहीं। आप ये देखो, -2 बड़ा या 2 बड़ा? आप बताओ, -2 बड़ा या 2 बड़ा? 2 बड़ा ना। और
-5 छोटा या 5 छोटा? -8 छोटा या 0 छोटा? -8। तो फिर हमने सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 क्यों बताते हैं बताओ? अपन माइनस में भी तो बता सकते थे, क्योंकि माइनस में वर्गीकरण नहीं है। अभाज्य संख्या जो है वर्गीकरण किसका है बताओ? प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण है। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से लेकर के और अनंत तक। इनमें नेगेटिव नंबर भी शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप लिखो, कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, फिर मैं उसके बारे में कुछ कंक्लूजन लिखा दूंगा। एग्जाम्पल है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, फिर 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 9 है क्या? 11, 13, 15 है क्या? 17, 17 के बाद 19, 21 है क्या? 23 है क्या? 25 है? 27, 29, 31, उसके बाद 33, 35, क्योंकि जैसे आप 34 तो सोच ही नहीं सकते, 34 तो 2 का भाग जाएगा। 37, उसके बाद 39 नहीं है, 41 है, फिर 43 है, फिर कौन सी आ जाएगी बताओ? 45 नहीं है, 47 बिल्कुल है, 49 नहीं है, ठीक है। 39 तो 13 का भाग जाता है ना, 13 3 39, 3 का भाग जाता है ना। तो आप मुझे ये बताओ भाई, 25 तक मैं गिनूंगा तो कितनी आ रही हैं? एक बार गिन के बताओ कितनी आ रही है। तो आप निष्कर्ष करके लिख लेना, निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। एकमात्र अभाज्य संख्या, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, वो भी कौन सी है? 2। आपको 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं मिलेगी, केवल 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो, ठीक है। एकमात्र यहां तक लिख लिया? हाँ, सम संख्या वही होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, ठीक है। अब यहां तक किस बात लिख ली क्या? ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब लिखो 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं। एक से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है बताओ? 9। 1 से 25 तक कितनी है? 9। 1 से 50 तक कितनी है बताओ? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी बताओ? 15। 1 से 100 तक कितनी है बताओ? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है बताओ? 25। हाँ भाई। और अगर मैं ऐसे बोलूं 50 से 100 तक कितनी हो गई? 50 से 100 के बीच में कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी ना। 25 और 15 को घटा दो तो 10 आ जाएंगी, ठीक है। अरे आप गिनने नहीं बैठोगे एग्जाम में, याद रखना कि 1 से 25 तक अपन गिनते हैं ना, क्योंकि हड़बड़ी में गलत हो जाती है कई बार गिनने में, लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 9। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है 15, और 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। कई बार वो ये भी बोल देता है 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी बताओ? 50 से 100 तक देखना है तो 25 में से 15 गए तो कितने बचे? 10। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ गई, आप लोग चेक करके बताना। किसी ने दिया था क्या? आपने दिया था? आपने भी दिया था? आपने भी दिया था?
हाँ तो मार्क्स चेक करना आराम से और सही से करना, ऐसे नहीं कि आप 5-7 अपनी तरफ से जोड़ के ले आओ। कई बच्चे क्या करते हैं केवल पॉजिटिव नंबर जोड़ लेंगे अपने वाले, है ना, फिर जो नेगेटिव के नंबर है ना उनको हटाते ही नहीं है, फिर कहते हैं यार हमारे साथ तो गड़बड़ी हो गई, आंसर की में तो इतना बैठ रहा था और फिर बाद में इतना नहीं आया। आपने मान लो आने ही वाली है, बस आ जाएगी। अब आराम से रिलैक्स हो के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आंसर की आएगी तो ऐसे तो है नहीं कि भाई आएगी और निकल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, आराम से पड़ी रहेगी, आराम से शाम तक देखना, क्योंकि एक साथ अभी तो खुलेगी भी नहीं है ना, शाम को 4-5 बजे तक आएगी ये। लिखो अभाज्य संख्याएं (6n + -1) के रूप में होती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप n की जगह पे 1 रखो, 6n + -1 का मतलब ये है n की जगह पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा 7, और 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो जितने भी आपकी अभाज्य संख्या है ना जो 5 से बड़ी हैं, जो 5 से बड़ी हैं, भाई 3 अभाज्य संख्या तो 2 फिर 3 और 3 के बाद 5 हो गई, 5 से बड़ी जितनी भी हैं वो कितने में बताओ 5 या 5 से बड़ी 6n + -1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे आपने n की जगह पे रखा 2 तो 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13, 12 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। इसका मतलब ये है n की जगह पे 3 रखोगे 6 3 18, 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 आएगा, 18 में से 1 घटाओगे तो 17 आएगा। इसका मतलब अभाज्य 17 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। आपने जैसे यहाँ पर लिखा n बराबर लिखा 1 है ना, और 6n + -1 है, इसका मतलब क्या है 6 × n की जगह पे 1 रखो 1 +-1, 6 एकम 6 +-1, अब 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ 7, और 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। वैसे ही n की जगह पे आप 2 भी रखोगे तो भी अभाज्य संख्या मिलेगी हमें, n की जगह पे 3 रखोगे तब भी क्या मिलेगी अभाज्य संख्या, n की जगह पे 4 रखोगे तब भी क्या मिलेगी अभाज्य संख्या। लिख लो (6n + -1) के रूप में होती है, तो लिख लिया था ना। एक और पॉइंट लिखो, केवल 3 अभाज्य संख्याएं 3,5 केवल 3 लगातार लिख लेना है ना, 3 के बाद ऊपर लिख देना लगातार, 3 लगातार अभाज्य संख्याएं 3,5,7 हैं जो 2 के अंतर पे होती है, जो 2 के अंतर पर है। तीन अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये लगातार केवल और केवल ये 3 लगातार हैं, बाकी कोई भी लगातार संख्याएं 2-2 के गैप पे नहीं मिलेंगी अभाज्य संख्याएं। मतलब 3 लगातार कोई भी अभाज्य संख्या आप नहीं ढूंढ सकते हो जिनके बीच में 2-2 का गैप हो। जैसे आप लिख करके अभी मैंने लिखी थी ना अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी बताओ, 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17 19 23। अब आप कोई भी 3 लगातार संख्या देखोगे ना, जैसे मैंने शुरुआती 3 देखी तो 2 और 1 3, 1 का गैप है फिर 2 का गैप है, इन तीनों में ही केवल 2 का गैप होता है, इसमें 2 जोड़ने पे ये और इसमें 2 जोड़ने पे ये, बाकी 3 लगातार कोई भी नहीं मिलेंगी जिनमें 2-2 का अंतर हो। ठीक है, या तो देखो अब यहाँ से देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, यानी कभी 4 का गैप आ रहा है, कभी 2 का आ रहा है, कभी 4 का आ रहा है, कभी 2 का आ रहा है, कभी 4 का, है ना। लेकिन
ये 3 संख्या ऐसी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 के गैप पर, लगातार 3 संख्याएं जो 2 के गैप पर है। तो 3, 5, 7 है ना, वो तो 2 के गैप पर है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य नंबर का, अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई क्या? ऐसी संख्या जिनके कितने गुणनखंड होते हैं, बताओ कितने गुणनखंड होते हैं? 2, जिसमें केवल स्वयं का या 1 का भाग जाता हो। उसके बाद 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है बताओ? 1 से 25 तक है 9, 1 से 50 तक कितनी है? 15, और 1 से 100 तक कितनी है? 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, अब लिखो भाज्य संख्याएं। भाज्य, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कोई भी संख्या, 2 का भाग नहीं, 2 का भाग जाएगा वो तो सम होगी, फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, लिखो ऐसी संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड आते हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड आते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? ठीक है, 2 हो जाएगी, 2 तो अभाज्य है, 2 के तो 2 ही अभी बताया था। 4 है, देखो 4 में 1 का भाग जाता है सर, 2 का भाग जाता है और 4 का भी जाता है। उसके बाद आपने 6 लिया, 6 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, फिर 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो या तो ऐसी संख्या हो जाएंगी सारी संख्याएं जिनमें क्या होता है बताओ, जिनके या तो कितने फैक्टर हों? 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो आप लिखोगे 4 के फैक्टर हैं सर 1, 2 और 4, 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 और 6। इससे आगे और भी हो सकती है। अरे अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके जो बची हुई संख्याएं वो क्या हो जाएंगी बताओ? भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब लिखना है आपको पूर्णकालिक संख्याएं। लिखो भाई पूर्णकालिक संख्याएं, पूर्णकालिक इनको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। मार्कर की स्याही गई क्या? परफेक्ट नंबर है ना। हाँ सर डालो। लिखो यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आए, संख्या के बराबर आए तो वह पूर्णकालिक संख्या होती है। भाई इसका इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, इसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं, पर इसे पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। पूर्ण का मतलब तो होल नंबर होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णकालिक, है ना। परफेक्ट नंबर भी लिखा आ सकता है कि निम्न में से परफेक्ट नंबर कौन सा है। अब जैसे इसका कहने का मतलब क्या है पता है, इसमें आप देखोगे यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आए तो वह पूर्णकालिक संख्या होती है।
और कोष्टक में लिखना स्वयं संख्या को छोड़ करके, स्वयं संख्या को छोड़कर। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल, आप मेरी बात बताओ, मेरा बात ये बताओ कि 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, इनके फैक्टर करो और इनके फैक्टर्स को जोड़ो स्वयं संख्या को छोड़ करके। मतलब देखो जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर 2 भी होगा और 1 भी होगा। खुद संख्या, मेरी बात सुनना, एक तो खुद संख्या और 1 दोनों तो फैक्टर होते ही होते हैं। जैसे 3 का फैक्टर, जैसे 2 का फैक्टर 2 तो होगा ही होगा और 1 होगा। 3 का फैक्टर बताओ, 1 तो होगा, यूनिवर्सल फैक्टर होता है 1। यूनिवर्सल फैक्टर किसे बोलते हैं? 1 हमेशा हर संख्या का फैक्टर है 1। 3 के फैक्टर भी क्या हो जाएंगे? 3 और 1 हो जाएंगे क्या? 4 के फैक्टर क्या होंगे बताओ? जो भी होंगे, लेकिन 1 और 4 तो होगा ही होगा। तो प्रत्येक संख्या, तो उस संख्या को तो छोड़ देना है स्वयं को, तो बाकी जो बचे हुए फैक्टर है ना उनको जोड़ना है। और वो जोड़ने पर अगर वो संख्या के बराबर बैठ जाए तो पूर्णकालिक संख्या होगी। आप करोगे हुए इनमें से कौन सी संख्या पूर्णकालिक है? जैसे इधर देखना भाई, अरे भाई जैसे आपने इधर देखना भाई, आपने क्या किया, इसके फैक्टर किए 1 और 2 होते हैं क्या? अब इस 2 को तो छोड़ देना है। अब 1 और 2 तो बराबर है नहीं। जैसे आपने 3 के फैक्टर किए, 1 और 3 होते हैं क्या? यानी अभाज्य संख्या तो आएगी नहीं पूर्णकालिक संख्याओं में। फिर आपने 4 के फैक्टर किए, 4 के फैक्टर क्या होते हैं बताओ? फिर 4 में 1 का भी भाग जाता है, फिर 2 का भी जाता है, 3 का जाता है क्या? 3 का नहीं जाता है। फिर कितने का जाता है? 4 का। अब बताओ, इस 4 को तो छोड़ दो, खुद संख्या को छोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ो। 1 और 2 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 3। तो ये भी नहीं है। फिर 5 के फैक्टर भी 5 और 1 होते हैं, ये तो 5 तो लेना ही नहीं है। 6 के फैक्टर कितने होते हैं बताओ? 1 2 3 और 6। अब इस 6 को तो छोड़ देना है। आप 1 + 2 + 3 करो तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लेना 6। 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 और 6। इस 6 को छोड़ देना है, बाकी इन तीनों को जोड़ दो। 1 + 2 + 3 जोड़ने पे संख्या के बराबर आ रहा है क्या? तो ये पूर्णकालिक संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या भी कौन सी है? 6। इससे छोटी नहीं मिलेगी आपको, है ना। सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या कौन सी है? 6। अब हम सवालों पे चलते हैं, सवाल करते हैं। लिखो, अब सुनो मेरी बात। एक क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। लिखो, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड आउट the number of factors, find out the number of factors। ठीक है भाई, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और पहला एग्जाम्पल लिखो आप, मैं इनमें से कौन सा लेके गए थे? एग्जाम्पल लिखो, 24 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 24 के धनात्मक
गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, एक सवाल पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, और इतना आसान भी नहीं रहता है इसको निकालना, और इतना टफ भी नहीं रहता है। अगर आपको तरीका पता है, आप में से कोई बताएगा क्या 24 के कितने गुणनखंड होंगे बताओ? आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखो। संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। जैसे आपके पास कितना लिखा हुआ बताओ? 24 लिखा हुआ है क्या? 24 लिखा हुआ है। 24 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो, मतलब 24 को ऐसी तरीके से लिखो कि इसके 8 × 3 लिखा जाता है क्या 24 होता है क्या? एक तरीका तो ये है, दूसरा मैं और बता दूंगा। एक तो आप ऐसे लिख लो 8 × 2 अलग अलग अभाज्य संख्या हो जानी चाहिए। 8 क्या होता है बताओ? 8 2 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो ये तो सर हो गया 2 का क्यूब, और ये कितना हो गया 3 की घात 1। अब यहाँ से आगे क्या लिखोगे बताओ? जो भी घात है ना, ये कितनी घात है बताओ? ये घात कितनी है? ये 3 घात में भी 1 जोड़ो, फिर गुणा करो। 1 में इसमें भी 1 जोड़ो, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 3 और 1 4, 4 × 2 कितना आ जाएगा बताओ? 8 आंसर आ जाएगा। कितनी आएगी गुणनखंडों की संख्या? 8। किसी बच्चे को अगर फैक्टर करना नहीं आता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। देखो 24 है ना, 24 में कितने का भाग लगाओ? 2 का, 12। फिर 12 में 2 का भाग लगाओ, कितने आ गया? 6। 6 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 3। 3 में 3 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 1। तो आप ये तो क्या बन गया बताओ? 2 × 2 × 2, 2 की घात 3, और ये क्या बचा? 3 की घात 1। जो भी घात है, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ो। 3 में 1 जोड़ोगे इंटू इस 1 में भी 1 जोड़ोगे, और जो भी हो उसमें क्या करेंगे बताओ? 3 और 1 4, 4 × 2 कितना आ जाएगा? 8। हैं? कूलर भरा पड़ा है वो तो ठीक है, पर करते हैं उसमें भी तो आएगी फिर। आप लिखो इसे, जिसने ज्ञात कर लिया है वो अगला करो। 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। उसमें क्या होगा? दो सौ के गुणनखंडों की संख्या बताओ। निकालो इसको, निकालो आप तो इसका आंसर निकालो। बारह आ रही है क्या भाई? 200 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे? देखो इधर देखो, 200 को क्या लिख सकते हो बताओ? आप लिखोगे 2 गुणे में 100, ठीक है। आप फिर लिखोगे आगे 2 गुणे में 100 को क्या लिख सकते हो बताओ? अरे 50 × 2 तो लिख ही सकते हो, 25 × 4 लिख सकते हो ना। 100 को मैंने और तोड़ लिया 25 × 4। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना था, ये तो हो गया 2। ये कितना हो गया बताओ? 5 की घात 2, और ये 2 की घात 2। ये आ गया क्या?
बताओ 2 की घात 2 और 2 की घात 1 कितना हो जाएगा बताओ? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। जो भी घात है उसमें 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 इनटू जो भी घात है उसमें 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 त्रिये 12। अगर किसी को ऐसे फैक्टर करने में आराम नहीं है तो एक तरीका ये है, क्या करोगे बताओ? 200 के फैक्टर करो ऐसे करके। 200 में 2 का भाग लगाओ, कितना आया? 100। 100 में 2 का भाग लगाओ, कितना आया? 50। 50 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 25। 25 में 5 का भाग लगाओ तो 5। 5 हाँ, इसे क्या लिख सकते हो आप? 2 की घात 3 गुणा इसको क्या लिख सकते हो? 5 की घात 2। तो जो भी घात आई है आपके पास उस घात में 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इनटू, और ये 2 है तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3। 4 त्रिये 12। सही है क्या? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या? इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो अब लगो अगले टाइप के सवाल लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो। लिखो भाजकता प्रमेय। समझो आराम से। इधर देखो, जैसे आपके पास कोई संख्या है, इधर देखना, ये समझ रहे हैं इसमें क्या है? भाजकता प्रमेय क्या होती है? जैसे मान लो आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 25। 25 है ना? 25 में आप कितने से भाग लगाओ बताओ? 3 से भाग लगाओ। कितनी बार गया? 3 8 24, और यहाँ कितना बचा? 1। ठीक है, तो इसको तो क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं बताओ? भाजक। इसको बोले भाजक, इसे बोलेंगे क्या? भागफल। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? शेषफल। आप एक मैं और बात बताऊं आपको, कभी भी नेगेटिव लोगों की तरफ मत देखना। जैसे कोई बोल रहा है ना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये आ रहा है, तो आप रुको, बीच में वीडियो में अगर आप उनकी तरफ देखोगे ना तो क्या होगा कि आपकी भी जो फेवरेट है ना वो वैसी ही बन जाएगी कि यार ये सही कह रहा है। आप लड़ना लास्ट तक, जब तक कोशिश करना जब तक आपकी सिलेक्शन तक ना पहुंच जाओ। बिल्कुल, अगर आपसे जैसे रूम पे बैठे हो किसी ने बोला कि यार नहीं होता, हाँ सही बात है, 10 लाख में से 2-3 हज़ार 5,000 लड़के ही तो लगते हैं। 10 लाख लड़के पड़े हुए हैं यहाँ पर, उनमें से 10,000 लग के जाएंगे, बाकी के सब तो कुछ नहीं होगा उनके हाथ में, लेकिन कम से कम लड़ तो लेंगे ना। अब जो लड़का अगर मान लो नेगेटिविटी फैला रहा है ना, जो भी कि यार ये होता है वो होता है, पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इसका भी इसको कुछ नहीं आता, पता है? इसकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि यार चलो पूछता तो है कम से कम, ये पूरा अटेंटिव है कि सर नहीं आ रहा तो ये बताओ है ना? नहीं वो तो खैर अलग चीज़ है, उसका तो बढ़िया चल रहा है मामला, पॉजिटिव भी है, और एक भी दिन उसने क्लास मिस नहीं करी, ताज्जुब की बात है। और एक भी दिन, हाँ आपने भी एक भी दिन उसने शिकायत नहीं करी किसी चीज़ की कि यार टाइम को लेकर किसी हुए ये हो गया वो हो गया। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं है। आप करोगे क्या जाके? नहीं आप तो नहीं कर रहे, जो कर रहा है वो समझ जाओ इस बात को। आप मुझे ये बताओ कैसे निकालेंगे इसको? आप बताओ कैसे निकालेंगे? 25 कैसे आया? आपने 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आता है? 24, और 24 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। यानी अपना एटीट्यूड बदलो थोड़ा सा, ऐसा रखो कि यार सीखना है, बजाय इसके टाइमिंग चेंज हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, ये बात पक्की है, हर बैच में होता है ऐसा, नेगेटिविटी फैलाओगे तो उनसे बचना है बस आपको। ठीक है, पढ़ो क्या लिखेंगे बताओ? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
यानी आपका ये कैसे आया बताओ, 25 कैसे आया, जब आपने 8 को किससे गुणा किया, 3 से, और कितने को जोड़ दिया, 1 को जोड़ दिया। ठीक है, ये बस, हाँ लिख लो, बस यही प्रमेय है। बस आपको यही याद रखना है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या कर देंगे, शेषफल। एक ये बैठा हुआ है, एक ये, इनका तो पता ही नहीं लगा कभी क्लास में, हमेशा ही मैंने अटेंटिव देखा है इनको, और हमेशा ये, हाँ इसको भी अटेंटिव ही देखा। एग्जाम्पल लिखो, भाग के किसी प्रश्न में, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना लिख लेना ना, 10 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है, 46 है, तब, यदि शेषफल 46 है तब भाज्य ज्ञात करो, भाज्य ज्ञात करो। निकालो आंसर, एक दूसरे कॉपी मत देखो, निकालो इसका आंसर, कोशिश करो देखो कौन निकालता है। पहले ऐसे जमा लेना, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। शेषफल कितना है बताओ, शेषफल दे रखा है 46, सही बात है क्या? शेषफल 46 है, तो आप मुझे बताओ शेषफल का 5 गुना कौन है, बताओ शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक है वो, क्या है शेषफल का 5 गुना, भाजक जो है भागफल का तो 10 गुना है और शेषफल का कितना है 5 गुना। एक बात बताओ, ये लिखी हुई है ना लाइन, ये वाली, शेषफल का 5 गुना, आप मुझे बताओ शेषफल का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो शेषफल का 5 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 46 इंटू 5, 46 इंटू 5, ये क्या आएगा बताओ, भाजक कौन आएगा बताओ, भाजक। सवाल में ये दे रखा है क्या, भाजक जो है वो क्या है बताओ, शेषफल का कितना है 5 गुना, तो आपने शेषफल को 5 गुना किया, 5 के 30, 5 का 20, 230, ये आ गया 230, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब बोला है भागफल का 10 गुना है। अच्छा एक बात बताओ, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, इसका मतलब ये भागफल कितना रहा होगा, भागफल का 10 गुना है, कौन है बताओ भागफल का 10 गुना, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भागफल का मतलब गुणा, भागफल इंटू 10, भाजक आया कितना है बताओ 230, तो यहाँ से भागफल कितना आ जाएगा बताओ, 0 से 0 कट जाएगा क्या, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, भागफल आ जाएगा 23।
सवाल में दिया हुआ है जो भाजक है वो भागफल का कितना है 10 गुना। भाजक हमने निकाल लिया था 230, तो 10 से काटोगे तो ये बचेगा, भागफल बराबर आ जाएगा 23। अब इस प्रमेय में डाल दो, भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ? भाज्य आ जाएगा भाजक इंटू भागफल, इसका इससे गुणा करना है और शेषफल को जोड़ना है। 230 इंटू 23 और जोड़ना कितना है प्लस 46। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा से। भाज्य बराबर क्या है बताओ? भाज्य दे रखा है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। भागफल कितना है बताओ? ये है सर 23, ये कितना है 230 और ये कितना है 46 है क्या? ठीक है। 23 गुणा 23 करते हो कितना आता है? 529। एक जीरो जोड़ दो और प्लस 46 करो। यहाँ पे इनको जोड़ नहीं पाएगा। 5290 को -90 में 46 जोड़ो। 6 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 और 1 3 5336, ये आंसर है। ठीक है क्या? अगला सवाल देखो, इसको लिख लो ना। आपको आया समझ में? दोबारा से फिर देख लो। किसी सवाल में भाजक का 10 गुना है, ठीक है? जो भाजक है ना, भागफल का क्या है 10 गुना और शेषफल का क्या है 5 गुना। तो भाजक जो है शेषफल का कितना है 5 गुना। शेषफल 46 दे रखा था, इसका 5 गुना हो गया 230, यानी ये 230 है। और इसका 10 गुना कौन है? ये वाला। यानी भागफल का 10 गुना है तो 10 से भाग लगाने पे कितना आ जाएगा 23। 23 गुणा ये कर लो और इसको जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? एक और सवाल लिखो। लिख लो आराम से। क्वेश्चन लिखो। विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तब भाजक ज्ञात करूं। हाँ नहीं सॉरी, भाजक नहीं, भाज्य, भाज्य, भाज्य ज्ञात करूं। भाजक तो जल्दी आ जाएगा ना। निकालो आंसर। वो कोई किसी कॉपी में नहीं देखेगा। कोशिश करो सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ? सबसे कोशिश करो भाजक निकालो सबसे पहले, भाजक कितना है। ठीक है, भाजक निकाल लो, फिर भागफल निकाल लो। शेषफल तो दे ही रखा है क्या? शेषफल तो 4 दिया हुआ है। बताओ भाजक कैसे निकालेंगे बताओ? देखो सवाल में क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा बताओ? भाजक निकालने की कोशिश करूंगा। भाजक कैसे आएगा बताओ? भाजक भागफल का तो कितना है बताओ? 4 गुना। भागफल मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आगे लिखा हुआ है। और शेषफल का कितना है? 3 गुना। तो शेषफल दिया कितना है बताओ? 4 दिया है क्या?
तो 4 का 3 गुना आ जाएगा भाजक, और ये आ जाएगा 12। भागफल कितना आ जाएगा बताओ? भागफल आ जाएगा, देखो भाजक भागफल का कितना है, 4 गुना। भाजक है, सवाल में दिया हुआ है जो भाजक है ना, वो क्या दे रखा है बताओ? भागफल का कितना दे रखा है? भागफल का 4 गुना दे रखा है, ठीक है, 4 गुना है। अब बताओ भागफल अपने पास, भाजक तो कितना है बताओ? 12। 4 से काटोगे 4 त्रिये, तो भागफल कितना आ गया? 3 आ गया क्या? ठीक है, मतलब बात ये है कि आपके पास जो भाजक है वो कितना है बताओ? 12। भागफल कितना आ गया बताओ? 3। और शेषफल कितना आ गया बताओ? 4। यही है क्या? बस इसको इससे गुणा कर दो और इस वाले को जोड़ दो तो ये वाला आ जाएगा, यही पूछा गया है। तो भाजक बराबर कितना आ जाएगा? भाज्य बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 × 3 + 4। 12 × 3 = 36 और 36 और 4 कितना हो गया? 40। ठीक, लिख लो। चलो ठीक है आज के लिए, है ना, अभी रुको आप लोग, ऐसे बंद कर दो।